सो बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, एकदम प्यारा सा वेलकम आपको। और टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट? रिवीजन बैच ऑफ ग्रुप 1 इंटरमीडिएट सिलेबस। इज दैट ओके? अकाउंट्स। अब कुछ बातें ये है, इंटरमीडिएट सिलेबस अकाउंट्स हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीड? आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस रिवीजन बैच। सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा प्लान है कि मैं सिर्फ टॉपिक्स कवर करूंगा, मतलब एएस को छोड़कर। फिलहाल के लिए एएस के लिए हम दोबारा अगर होगा कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने का, बट फिलहाल के लिए जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ टॉपिक्स। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक्स, आपको करना क्या घर पर, हाउ दिस इंटरमीडिएट बैच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आई एम गिविंग यू फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट हियर। मैं कॉन्सेप्ट में एक जगह पे भी ढील नहीं दूंगा, जितने भी मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट है सारे पढ़ाए जाएंगे। इज दैट ओके? फिर वी विल सॉल्व सम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ओके, रेगुलर बैच से कम, बट यस स्टिल वी आर गोइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द प्रॉब्लम्स। तो जब ये दो चीजें हो जाएगी एवरी सिंगल डे, विदाउट मी टेलिंग यू और आस्किंग यू, यू शुड रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, एग्रीड, मॉक पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फॉर दैट मैटर आरटीपी। इससे क्या हो जाता है कि जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो फुल प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है पता चल जाएगा। इज दैट ओके? दूसरी चीज, व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रॉब्लम, यूज कैलकुलेटर एंड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब रिवीजन बैच मेरे से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट ही पता होना चाहिए। आपको इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। प्रोएक्टिव होना चाहिए भाई, किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद मैं करूंगा मतलब करूंगा। इज दैट ओके? सो क्लास में वो डेस्परेटनेस दिखनी चाहिए कि नहीं भाई मुझे कर कर गुजरना है ना। सो विद दिस कैन वी नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम विल स्टार्ट क्विकली। लेट्स रिवाइज इट। हम सारे टॉपिक्स लेंगे। सेकंड चीज, मैं आपको क्लास में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है क्लास में मेरे साथ में, और उसके बाद में आपको ये क्या करना है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखकर निकालने हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस देखकर निकालने हैं। कोई भी फिगर्स आप मुझे प्रॉमिस करो डायरेक्टली बोर्ड पर देखकर नहीं लिखोगे, यू आर गोइंग टू यूज कैलकुलेटर। इज दैट ओके? और जो भी प्रॉब्लम्स करोगे उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव स्टेटस की मुझे कंप्लीट करना है। उससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बढ़ता है। अगर लल के जैसे बैठ के करते रहोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो शेर बनकर काम करने का। लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इजी टॉपिक है, एग्रीड? तो लिख दीजिए हेडिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम में इसके आने के चांसेस, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एग्जाम में इसके आने के चांसेस अराउंड 40 to 50% है। हर बार आएगा ही गारंटी नहीं है, बट यस एक आध बार एग्जाम में आ जाते हैं एंड यू कैन फेच द गुड मार्क्स अबाउट दैट। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये मैंने कुछ इस तरीके से नोट बनाए आपके। ऑलराइट, तो पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन विल गो अहेड। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में होता क्या है? सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 40 to 50% दे दो। 40 to 50% ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अब पहले हम टॉपिक समझ लेते कि व्हाट इज द टॉपिक। इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, पेज नंबर 2 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर आ जाइए। इधर आपके लिए कुछ जगह छोड़ी हुई है, जगह जगह पे मैंने ऐसे जगह छोड़ी हुई है, सो जहां से आपको चीजें समझ में आएगी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या समझते हैं बेटा? बेसिकली रिजर्व्स, पहले सुन लीजिए, लिखते जाइए मेरे साथ। रिजर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिजर्व आर ऑफ टू टाइप्स। Reserves are of two types. One is free reserve like profit and loss account, like general reserve, etc. Okay, leave one line and write down. Then there are capital reserve. Capital reserves are like securities premium, CRR, capital redemption reserve, or I can also say capital reserve. सर कैपिटल रिजर्व में आप कैपिटल रिजर्व बोलते हो, कैपिटल रिजर्व ब्रॉड हेडिंग है, बट कैपिटल रिजर्व कई एरियाज में क्रिएट होता है।
जैसे शेयर्स फॉरफिट हो गए और फॉरफिट होने के बाद में वापस री इश्यू है, तो हम क्या क्रिएट करते हैं? कैपिटल रिजर्व। डू यू ऑल अप्रिशिएट? नाउ आई विल आस्क यू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस क्लास कि इन दोनों रिजर्व के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, फिर हम देखेंगे क्रिएट कैसे होते। पहले डिफरेंस क्या है और क्यों इनका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, तब आप चैप्टर पर पकड़ बना पाओगे। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट? कोई आइडिया? यस, फ्री रिजर्व मतलब कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए आपके दिमाग में घुसती है क्या बात। बेटा जी, ये अगर मेरी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में और एक मेरा मान लीजिए पी एंड एल अकाउंट भी है, राइट? तो बेटा जी एक्चुअली आपको जो सिखाया गया ना कि पी एंड एल अकाउंट में आप क्या कमाते हो? नेट प्रॉफिट। एग्रीड? ये कैपिटल होता है, इसमें ऐड करते थे आप बचपन में नेट प्रॉफिट और लेस करते थे ड्रॉइंग्स। जो ये ड्रॉइंग्स है, आई रिपीट, ये जो ड्रॉइंग्स है दे आर विड्रॉन इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। वो गलत सिखाया गया था कि तुमने एंट्री करी धड़ाक से, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू ट्रेडिंग, बराबर है, बट ड्रॉइंग्स अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ड्रॉइंग्स कितना हो सकता है? एक ओनर अपने व्यापार में से कितना बाहर निकाल सकता है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। सो जब आप ड्रॉइंग्स करते हो, सो दोज आर अगेंस्ट प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मैंने बोला फ्री रिजर्व, कि ओनर इसको निकाल सकता है। अब देखो क्या समझने की कोशिश करना कॉर्पोरेट के एंगल से, कंपनी के एंगल से। कंपनी की बैलेंस शीट में इधर होता है शेयर कैपिटल और इधर होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट नहीं है, बट आप समझने की कोशिश, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें होता है फ्री रिजर्व और इधर होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अलग अलग प्रकार के है। जो फ्री रिजर्व होता है उससे डिविडेंड दिया जा सकता है, बट कैपिटल रिजर्व से कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड। मतलब ये वाला पैसा ओनर को आप रिपीट नहीं दे सकते। ओनर को अगर पैसा चाहिए तो उसको खुशी कब होगी? व्हेन ही इज हैविंग विच रिजर्व? फ्री रिजर्व। जैसे तुमने एसेट को बढ़ा दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। एग्रीड? अगर उससे डिविडेंड देने लग गए तो शायद कंपनी खोखली हो जाएगी, क्योंकि ओनर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर उसमें से पैसा निकाल लेगा। है कि नहीं है? रिवैल्यूएशन रिजर्व है, और भी टाइप के रिजर्व्स होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट किए, अगर आपको याद होगी बचपन की बात है, शेयर फॉरफिट किए, री इश्यू किए, मतलब किसी आदमी ने पैसे दिए थे, उसके शेयर हमने कैंसिल कर दिए और उससे हुआ प्रॉफिट। ये धंधे का प्रॉफिट थोड़ी ना है, वो तो कैपिटल प्रॉफिट है, और वो कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में देना अलाउड नहीं है। AS 12 में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट की ग्रांट मिली एंड दैट इज फॉर कैपिटल पर्पज। अगर हम उसको रेवेन्यू रिजर्व में डाल देंगे तो जो पैसा गवर्नमेंट से मिला हमको कुछ निर्माण करने का, हो सकता है कि ओनर क्या कर लेंगे, वो पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने पहली चीज आपको समझाने की कोशिश की, भाई फ्री रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री रिजर्व वो होता है जिसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो, और कैपिटल रिजर्व वो होता है जिसमें से डिविडेंड दे नहीं सकते। अब ये चैप्टर की पूरी घमासान किसमें है? ये चैप्टर पूरा घमासान लड़ता है किसमें कि रिजर्व कौन सा है, फ्री या फ्री रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। अब वो करना कैसे, सुनो। कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो सकता है बाय लॉ। कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है बाय लॉ, और इट कैन गेट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। इट कैन गेट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। लॉ के हिसाब से कैपिटल रिजर्व कब क्रिएट होता है? याद है आपको, जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो लॉ कहता है सीआर बनाओ। मैं थोड़ी ना बोला, एएस बोला, कंपनीज एक्ट बोली, एएस नहीं, कंपनीज एक्ट बोली। सिमिलरली जब आपका गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको, सो लॉ वापिस क्या बोला? गवर्नमेंट ग्रांट अगर कैपिटल पर्पस के लिए मिली तो कहां जाएगी? सीआर में। एग्रीड? और एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको याद होगा तो, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कहूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहूं, ये अलग अलग कंपनीज एक्ट के सेक्शन
अलग अलग रिजर्व क्रिएट करने के लिए कहते हैं, और उनका यूज बताया हुआ है कि वो कौन से चीज के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे एज द नेम सजेस्ट, फ्री रिजर्व वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, डिविडेंड देने के लिए भी, बट जब हम स्पेशल रिजर्व बनाते हैं तो वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगा। यस और नो? तो एक और एग्जांपल दे, सिक्योरिटीज में कई बार मैनेजमेंट प्रूडेंट होता है, मैनेजमेंट प्रूडेंट होता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, सुमोटो खुद से खुद रिजर्व को फ्री रिजर्व रखने की जगह पे क्या कर देता है, सीआर में डाल के रख देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। सर कैसे, हमको तो नहीं पता। अरे यार तुम करते आए हो, तुम खुद समझ जाओगे। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के यहां पर तुम जाके डोनेशन देते हो, वही तो उनकी इनकम है, वो एक्चुअली फ्री रिजर्व है। भगवान को भगवान के एंगल से मत देखो थोड़ी देर के लिए, भगवान को एक क्या कहते हैं, एक संस्था के हिसाब से देखो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम क्या है, डोनेशन। अब डोनेशन उनका फ्री रिजर्व है, भगवान चाहे तो उसको पूरा विड्रॉ कर सकता है, बट ट्रस्टीज की मीटिंग होती है कि हमने इतनी डोनेशन कलेक्ट कर ली है, अब इस डोनेशन का क्या करना चाहिए, तो फिर डिसाइड होता है ओके व्हाई नॉट कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल, व्हाई नॉट कंस्ट्रक्ट अ कॉलेज। तो फिर मैनेजमेंट उस फ्री रिजर्व को लॉक कर देता है और उसको डाल देता है कि ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होगा। तो वो क्या बन गया, सीआर। मतलब प्रॉफिट तुमने कमाया, वो किसके लिए यूज करना है। अरे ऐसा इनकम टैक्स में भी तो पढ़ा है तुमने, टी कॉफी रबर प्लांटेशन रिजर्व। यही तो लॉजिक था कि जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि टी का प्रोडक्शन बढ़े, इसलिए बोलती थी कि ये जो प्रॉफिट है तुम कंजम्पशन रोको और उसको इन्वेस्ट करो उसी कैपिटल एसेट में, जिससे कि भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा टी कॉफी का, और जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें ऐसे कनेक्टेड है। तो रिजर्व में आपको समझा पाया, फ्री रिजर्व क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या, मोटा मोटी समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर किसकी बात करता है। चैप्टर क्या कहता है कि कंपनियां बनती कैसे है। तुम्हारी गलतफहमी होगी अगर तुमने ये मुझे बात बोली कि सर कंपनी कैसे बोलती है, हम तो जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। पहले व्यक्ति धंधा करता है और उसके बाद में चीजों का निर्माण होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर मतलब क्या कहेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बाद में होती है। जैसे मैं पहले पढ़ाना चालू किया, मैंने थोड़ी ना पहले कि रजिस्ट्रेशन करूं, शॉप एक्ट करूं, ये करूं वो करूं। पैसे कहां थे भाई करने के लिए, बच्चे मिल जाए बड़ी बात है। तो तुम समझ आ रही बात, तो तुम ये मत बोलना मुझे कि हम डायरेक्टली पहले कंपनी बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक दूसरा एंगल, ऐसा भी नहीं होता कि अगर फॉरेन की कोई कंपनी आई तो वो इधर व्यापार शुरू करती है। नहीं, फॉरेन की कंपनी इधर पैसा देकर किसी कंपनी को खरीद लेती है, बट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने का टाइम नहीं होता है। शेयर होल्डर को पैसा देकर कंपनी खरीद लिया, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती है। एग्रीड। तो उसमें क्या हुआ देखो, हमने एक्वायर किया। अब एक्वायर करने का मीनिंग, लिटरल मीनिंग लो। एक्वायर किया मतलब हमने इसको बाय कर लिया, सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे दिया, बट लीगल फॉर्मेलिटी इधर हुई, लीगल फॉर्मेलिटी इधर हुई। एग्रीड। और इधर ईयर एंड है। अगर मैं आपको फिगर दूं तो मान लेते 1/4/15 ये हमने एक्वायर किया, ये इधर आएगा 30 सितंबर, 30 सितंबर की जगह जून लिख दूं, 30 जून 15, ये हमारा क्या हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई। और बेटा जी इधर मैं लिख दूंगा 31 मार्च 16, ये क्या है, ईयर एंड। स्टैंडर्ड या ये कंपनीज एक्ट सिर्फ इतना बोलती है कि ये वाला जो पीरियड है ना, वो वाले पीरियड का प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू सीआर। अब तुम मुझे पूछो कि कौन बोलता है ऐसा, तो लॉ बोलता है, ये आपको लिख कर लेना है। और जो ये वाले पीरियड का प्रॉफिट है ये कहां जाएगा, फ्री रिजर्व। मतलब पूरा टॉपिक किस पर फोकस्ड है, पूरा टॉपिक किस पर फोकस्ड है कि कौन सा कैपिटल रिजर्व है और कौन सा फ्री रिजर्व है। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। सो इधर कैन आई नॉट से इट इज एज पर लॉ अगेन। All right, done. Can I take you to the next step? Yes. Now, boys and girls, listen to me now carefully. बेटा जी, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि सर ये तो समझ में आ गया कि सीआर और फ्री रिजर्व में जाएगा, बट अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा कि मुझे सेल्स का फिगर कैसे दिया जाता है। जरा ध्यान से सुनना। तुमने ये सुना क्या, वोडाफोन और कोई एक कंपनी मर्ज हो गई है, आइडिया। श्योर है? अरे श्योर, बिल्कुल सही है, सही जवाब, डोंट वरी। हाँ, तो वोडाफोन और आइडिया क्या हो गई, मर्ज। कब हुआ ये,
कब हुआ? कब हुआ? बहुत पहले हो गया है, बट अभी तक वो प्रक्रिया तो चालू है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, अरे मर्जर हो गया, एक काम करो अभी पुरानी बुक्स बंद करो, अभी नई बुक्स चालू करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अरे धंधा चलते रहता है भाई, फॉर्मेलिटी बाद में कंप्लीट होती रहेगी, बुक्स वही पुरानी चलती रहती है। मतलब मेरे भाई तेरे पास अकाउंट्स की 2 बुक्स नहीं होगी, नहीं समझ रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो 2 बुक्स नहीं होंगे, मतलब इस पीरियड के लिए बुक अलग और इस पीरियड के लिए बुक्स अलग। नो, यू विल हैव अ सिंगल ट्रायल बैलेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 16। से यस, सिंगल ट्रायल बैलेंस। अब तुमको क्या करना है, इस ट्रायल बैलेंस को तुम बचपन में क्या करते आए थे? बचपन में क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते आए थे। अब भी वही करना है, बट अभी उसको पीरियड में डिवाइड करना है। तो पीरियड में डिवाइड करना है मतलब कैसे? ये ऐसा बनेगा क्या, प्री पोस्ट टोटल, प्री पोस्ट टोटल। से यस, ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में फिगर होगा सिर्फ सेल्स पूरे पीरियड का, मान लेते 5 लाख, एग्रीड? अब तुम इधर यही लिखोगे बाय सेल्स, राइट? टोटल में लिख दिया 5 लाख, ठीक है। अब प्री में कितना लिखोगे, पोस्ट में कितना लिखोगे? सोचो सोचो और मुझे बताओ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तुम बता रहे हो या तो टाइम पीरियड या सर जितना एक्चुअल सेल हुआ। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है। ये जो सेल्स को क्लासिफाई करना है, दिस इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। ये एस्टिमेट होता है कि जैसे सेल्स को ट्रांसफर करना है, इट कैन बी ऑन टाइम पीरियड बेसिस, वो एक्चुअली भी दे सकते हैं या वो आपको और कोई रेशियो देगा। से यस, उसी तरीके से इधर टू सैलरी, तुमको तो ट्रायल बैलेंस में एक ही फिगर मिलेगा, सैलरी 3,20,000। अब तुम बोलोगे प्री में कितना, पोस्ट में कितना? प्रॉब्लमेटिक है। इट विल डिपेंड अपॉन द वेरियस रेशियोज, इट कुड बी टाइम रेशियो, इट कुड बी समथिंग गिवन टू यू, यस और नो? सो बेटा जी एक चीज ध्यान में रख लो, अगर तुमको रट्टा नहीं मारना है, सो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एस्टिमेट क्लासिफिकेशन। ये एस्टिमेट बेसिस पर होता है। फिर एस्टिमेट बेसिस पर तुम प्री पोस्ट में डालते रहोगे, फिर क्या हो जाएगा? बचपन की सुंदर टीचर को याद करो, क्या सिखाती थी वो? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। से यस और नो? यस, इट्स दैट सिंपल। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, जो प्री में आएगा वो नेट प्रॉफिट ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? CR। और जो पोस्ट में आएगा वो कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट, दैट इज फ्री रिजर्व, वो P&L में जाएगा। लॉस हुआ तो स्टैंडर्ड बोलता है यूज गुडविल या P&L अकाउंट। लॉस प्री में हुआ तो कहां पे? गुडविल। और पोस्ट में हुआ तो कहां पे? P&L अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? मतलब पोस्ट हमने जैसा पढ़ा था वैसे ही है बचपन से। प्री वाला प्रॉफिट हुआ तो CR और प्री वाला लॉस हुआ तो गुडविल। Say yes, yes. Lovely people, now you are all requested to just come along with this theory. Now, I would just like to go here and explain you this part. Are you ready? थोड़ा सा मैंने ड्रामा क्रिएट किया इसमें फर्स्ट वर्किंग नोट में। इधर एक काम करिए, ये वाला पीरियड जब कंपनी बन गई वो लिख लीजिए, कंपनी बन गई वो लिख लीजिए। ये बीच वाले पार्ट को हाईलाइट कीजिए, कंपनी बन गई, एग्रीड? उसके आगे का ये वाला पीरियड, ये क्या है? पोस्ट। और ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट। और इसके पहले का पीरियड जो भी आपको डेटा दिया जाएगा, इसके पहले का कोई भी पीरियड होगा वो कहां जाएगा? CR या गुडविल। अच्छा, ये कैलकुलेशन कौन से बेसिस पर होगा? एस्टिमेट। कैलकुलेशन कैसे बेसिस पर होगा? एस्टिमेट। If you have done, can we go ahead? Calculation would be done on estimate. All right. Can I move on? Right quick. I said you need to be a little more proactive. Right quick. All right. बेटा जी, ये यहां पर बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, यस और नो? क्या मैंने आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो कितने हिस्सों में जाते हैं? रेवेन्यू और क्या? कैपिटल। जो रेवेन्यू रिजर्व होता है दैट इज अर्न्ड बाय द हार्डकोर बिजनेस एंड ओनर कैन विड्रॉ, बट जो कैपिटल रिजर्व है ओनर कांट विड्रॉ, डिसाइडेड बाय लॉ। और एंड की जगह पे क्या कर सकते हैं? और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एग्जांपल मैंने क्या दिया था? दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। तो जो जो मैंने आपको सिखाया वो आगे लेके चलते जा रहा हूं। गोइंग अहेड,
profit earned before incorporation is capital profit and profit earned after incorporation is revenue profit. Agreed? अब आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का एक ही फिगर दिया जाएगा, इसको क्या करना होगा, डिवाइड. तो डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको, अच्छा ये एक और बात, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व हो गया, कांट बी यूज फॉर डिविडेंड पेमेंट, हाँ नहीं. और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये कहां पे, रेवेन्यू रिजर्व, एंड इट कैन बी यूज फॉर डिविडेंड पेमेंट. सही है. और ये वाला पॉइंट क्या है, अगर लॉस हुआ तो इट इज डेबिटेड टू व्हाट, गुडविल अकाउंट. से यस और नो. बेटा इसको डिलीट कर दो, गुडविल अकाउंट ही हम इतना रखेंगे. ठीक है, चले अभी आगे. मूविंग ऑन. अब बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ये एस्टिमेट्स है, हाँ या नहीं. तो हम कौन से वाले एस्टिमेट्स पढ़ेंगे बेटा, एज पर मॉड्यूल. हम कौन से वाले एस्टिमेट्स पढ़ेंगे, एज पर मॉड्यूल. तो मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हम लिखेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस किसका परसेंटेज होता है जनरली, सेल्स. तो इसके लिए लिख दीजिए जनरली इट विल गो इन सेल्स रेशियो. बट अगर सेल्स रेशियो नहीं पता है, मजबूरी का नाम टाइम रेशियो. सेल्स रेशियो दिया है तो सेल्स रेशियो फर्स्ट प्रायोरिटी, बट पहली प्रायोरिटी नहीं हो पाई, मैच दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, टाइम रेशियो. बेटा अब आप सर ऑप्शन कर क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था पहले कि तुम इसको रटा नहीं मार सकते, ये चेंज होते रहेगा, और वो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कौन सा रेशियो यूज करना है. ओके नाउ, वेरिएबल एक्सपेंस लिंक्ड विथ टर्नओवर. वेरिएबल एक्सपेंस लिंक्ड विथ टर्नओवर. टर्नओवर से कौन से एक्सपेंसेस जुड़े हुए, कैरेज, आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स if actual bad dates for 2 period are not given, brokerage and sales promotion. ये कौन से रेशियो में जाएगा, ये भी जाएगा सेल्स रेशियो. अगर एक्चुअली दिया तो एक्चुअली लेंगे, है नहीं. ए रसगुल्लो समझा कि नहीं. सो जो सेल्स से जुड़े हुए खर्चे वो सारे कौन से रेशियो में जाएंगे, सेल्स रेशियो. फिक्स्ड कॉमन चार्जेस, फिक्स्ड कॉमन चार्जेस ये कौन से रेशियो में जाएंगे, टाइम रेशियो. फिक्स्ड कॉमन चार्जेस में क्या क्या जाएगा, सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन टेलीग्राम एंड पोस्टेज, डिप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या, टाइम रेशियो. से यस. यस आगे बढ़े. अब बेटा जी एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. ऐसे कुछ खर्चे होते हैं ना जो 110% प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से. जैसे मान लो मैंने बिजनेस को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, बट मैंने पेमेंट किया 30 जून को, तो सामने वाला आदमी थोड़ी ना चुप बैठेगा, वो क्या बोलेगा, मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट. हाँ या नहीं. मैंने बिजनेस को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेट होने में समय लगा और मैंने उसको 3 महीने का इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट किस पीरियड से ताल्लुकात रखता है, प्री. एग्रीड. तो ऐसा इसका एक एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, सेटलमेंट लेट हुआ तो. एग्रीड. सो ये हम कौन से पीरियड में चार्ज करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. वैसे ही कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात रखते हैं किससे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के एग्जांपल, डायरेक्टर्स फीस. एग्रीड, इट विल गो इन व्हाट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. से यस और नो. और कौन से एक्सपेंसेस आपको लगते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. डिबेंचर कौन इशू करता है, पार्टनरशिप थोड़ी ना करती है, कौन करता है, कंपनी. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी व्हाट, पोस्ट. फील करो जो मैं बोल रहा हूं, डिबेंचर को दिया गया इंटरेस्ट किस में जाएगा, पोस्ट. डायरेक्टर्स फीस कहां जाएगा, पोस्ट. एमडी का रेम्यूनरेशन, पोस्ट, क्योंकि कंपनी बनने के बाद में खर्चे आएंगे ना. यस, तो प्लीज रीड इट. एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. एग्जांपल, फॉर्मेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस. शेयर कौन इश्यू करेगा, कंपनी. अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये कौन से इसमें जाएंगे, विच पीरियड, पोस्ट. डू यू ऑल अप्रिशिएट फ्रेंड्स, यस. कैन आई टेक इट द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज ऑडिट फीस. नाउ इंटरेस्टिंग. बेटा मुझे एक बात बताइए, 2 टाइप की ऑडिट फीस होती है क्या. एक होती है कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट, और एक होती है टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट किसके बेस पर होता है, जरा टैक्स का नॉलेज अप्लाई करो. टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होता है आपके ऊपर, टर्नओवर बेसिस पर. तो बेटा टैक्स ऑडिट फीस विल बी रिलेटेड टू टर्नओवर सेल्स रेशियो. लॉजिक है कि नहीं है,
टैक्स ऑडिट ये किस पर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो कौन सा रेशियो अप्लाई होगा? सेल्स रेशियो। बट मैं आपसे पूछता हूं, कंपनी को तो ऑडिट कराना कंपलसरी है कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और वेदर देयर इज अ लॉस, मतलब उसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि तुम्हारा टर्नओवर कितना है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। कंपनी है मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी, यस और नो? आपको एजीएम में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना बोला है कि कंपनी का इतना टर्नओवर हुआ तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। ऐसा भी नहीं बोला है कि प्रॉफिट इतना हुआ तो ऑडिटेड, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना तो तय है। तो बेटा जी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस किससे ताल्लुकात रखती है? कंपनी से। सो कैन आई नॉट से इट इज पोस्ट? क्यों पोस्ट? क्योंकि ये सिर्फ कंपनी से जुड़ा हुआ है ना। तो कंपनी बनने के बाद में ही खर्चे शुरू हुए, जैसे शादी के बाद में कुछ खर्चे शुरू हो जाते हैं। मुझसे पूछो, हाँ वैसे ही, समझ रहे हो? सो नाउ कैन आई नॉट आस्क यू वन सिंपल थिंग? सर 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 यहां पर अगर बोला नहीं कि ऑडिट फीस कौन सी है, तो मैंने तो पहले ही बोला था एस्टिमेट है, तो आपको अज्यूम कर कर आंसर निकालना होगा। इज दैट ओके? सो लिख दीजिए, इफ डिटेल्स आर नॉट गिवन, if details are not given, if details are not given, give assumption. Give what? Assumption. ठीक है। अब बेटा जी इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है? इंटरेस्ट के लिए सिंपल लॉजिक है, इंटरेस्ट के लिए सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जब से हमने लोन उठाया तब से लेकर लोन रीपे किया तब तक इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा। तो जिस समय तक आपका प्री पीरियड है वो प्री में जाएगा, जो पीरियड पोस्ट में, वो कौन से पीरियड में जाएगा? पोस्ट। सो इसके लिए लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, इसको लिख दीजिए टाइम रेशियो, और इसको लिख दीजिए केयरफुल। केयरफुल, वाई केयरफुल? क्योंकि इसमें टाइम रेशियो पूरा मैच नहीं होता है। जब तक लोन रीपे हो गया तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो समझ में आएगा, नॉट अ बिग डील। व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यू विल अंडरस्टैंड इट। इज दैट ओके? ऑल राइट, बिफोर आई गो फर्दर, ऐसे तो आगे जाऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ रैंडमली पूछूंगा। नोटबुक में लिखना शुरू करिए, देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर सही आता है, गलत आता है। मैं रैंडमली लिख रहा हूं, अभी एक बार हमने जो पढ़ा क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है? सो मैं अभी आपको लिखते जाऊंगा, तुम लिखते जाइए सैलरी, रेंट, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, okay? Then I shall write down for you interest on debenture, director's fees, advertisement, telephone, depreciation। अब आपको इसके आगे लिखना है कि आप कौन सा रेशियो फॉलो करेंगे। बी क्विक, राइट फास्ट। बस आप इस क्लास में कुछ भी कर सकते हो बट स्लो नहीं हो सकते। राइट, रेडी? चलिए, सैलरी, टाइम रेशियो, रेंट, टाइम रेशियो, वेजेस, टाइम रेशियो, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रेशियो, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रेशियो। हाँ, अगर मान लो इसमें एक भी गलती हुई तो आपको क्या लगता है, आपका फाइनल आंसर मैच होगा क्या? इसीलिए ये टॉपिक में ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर एक जगह पर भी गड़बड़ हुई ना बेटा तो पूरा का पूरा आंसर गलत होगा। इसलिए इसको पूरा हमेशा पढ़कर जाना, मतलब पढ़कर जाना उस चार्ट को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पोस्ट, डायरेक्टर फीस, पोस्ट, एडवर्टीजमेंट, सेल्स रेशियो, टेलीफोन, टाइम रेशियो, डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्रीड? तो इधर तक हम ये यहां तक कंफर्टेबल हो गए। अब तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, सर टाइम रेशियो क्या है? सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, रेडी? ओके।
तो पेज नंबर 4 में हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा है टाइम रेशियो। पढ़िए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st जुलाई टू टेक द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ एक्स फ्रॉम 1st अप्रैल 2007। प्लीज टेक अ लिटिल पॉज, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बराबर से बताओ। हमने कंपनी को एक्वायर कब किया, पहले ये बताओ, और उसको इनकॉर्पोरेट कब किया, और ये भी बताओ। एक्वायर्ड 1st अप्रैल 2007 और इसको इनकॉर्पोरेट किया 1/7/2007। एग्रीड। और उसके बाद में ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2008। टाइम रेशियो का लॉजिक सिंपल है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लेने वाले काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा, क्योंकि जुलाई 1 तारीख है, 3 महीने है। और आगे ऐसा मत करिए कि 9 है, काउंट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो जरूरी नहीं कि पीरियड 12 महीने का ही हो। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा, एजीएम में पहला साल एजीएम का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है वो ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। इसलिए कभी ये गलती ना करे कि ये 3 है तो अगला 9 ही होगा, नहीं, काउंट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कौन सा होगा बेटा जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए, 9। सो टाइम रेशियो हो गया आपका 3:9, दैट इज 1:3। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू। 1:3 हो गया, यस। कैन आई नॉट एक्सप्लेन यू नाउ व्हाट इज द सेल्स रेशियो? एग्रीड। नाउ सेल्स रेशियो के लिए आगे एक कॉन्सेप्ट लिखिए, सेल्स रेशियो के लिए एक लॉजिक लिखिए। सेल्स कैन बी सीजनल इन नेचर। सेल्स कैन बी सीजनल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, कभी सेल्स ज्यादा, कभी सेल्स कम। सेल्स कैन बी व्हाट, सीजनल। इट कैन बी समटाइम्स मोर, इट कैन समटाइम्स फॉल। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, X Limited was incorporated on 1st July 2007 to take the existing business of X from 1st April 2007. Agreed? कब incorporate हुआ, 1 जुलाई और 1 अप्रैल 2007। Date of closing the books of accounts 31st March 2008. Monthly sales in April, February and March are double the average monthly sales for the remaining months of the year. देखो, जब भी ये डेटा दिया जाए ध्यान से पढ़ो। आपको क्या बोल रहे हैं कि कौन से महीने के, अप्रैल, फरवरी 2008 है पर, और मार्च 2008, और ये 2007 ही होगा ना। इन महीनों के सेल बाकी के साल के मुकाबले डबल होते हैं। से यस। सो कैन आई नॉट एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल? मैंने क्या कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और शॉर्टकट फॉलो करेंगे, बट फिर भी हमने क्या किया, जितने भी महीने पहले उसको लिख दिया, अप्रैल, मई, जून, ये यहां तक क्या हो गया, प्री हो गया क्या, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है। अब जहां जहां पर सेल हुआ तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेल कितना हुआ, एक्स। हर एक महीना सेल होगा एक्स। सो बेटा जी सिर्फ अप्रैल के इसमें होगा 2x, क्योंकि वो डबल है। बाकी के इसमें कितना होगा, x और x, तो ये टोटल कितने हो गए, 4x हो गए क्या। फिर उसके आगे सिर्फ फरवरी और मार्च में 2x होगा, बाकी केस में कितना होगा, 1x। से यस और नो? तो देखो मैं काउंटिंग सही कर रहा हूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 9 11। एग्रीड और नॉट? तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, 4:11। क्या आपको रेशियो समझ में है, सेल्स रेशियो? सेल्स रेशियो को आपको डिटेल्स पढ़कर करना पड़ता है। हर एक महीने में कितना सेल हुआ उसको मल्टीप्लाई करके निकाल, मंथ इनटू द सेल इन दैट मंथ। Is that okay? All right. Can I go ahead? ये समझ में आया क्या बाबू? Oh, ठीक है? Is it fast? Okay. You are comfortable enough? All right. So format to solve the problem. Format आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। कॉलम कौन से बनेंगे? Particulars, basis. Basis में हम क्या लिखेंगे, रेशियो। कौन सा? प्री, पोस्ट, टोटल। और पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री, पोस्ट और टोटल। जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी और डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस। हैप्सी? ऑलराइट, सो व्हाई वेटिंग फॉर, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसीलिए और कुछ भी डिटेल्स मैंने उधर ऐड किए है, नहीं पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने उधर और भी कुछ डिटेल्स ऐड किए। क्यों ऐड किए डिटेल्स?
ताकि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। रिवीजन बैच भी है, फिर भी हमने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स भी खत्म हुए। इज दैट ओके? सो यू आर प्रोग्रेसिंग फॉर योर स्टडीज। कैन यू गो अहेड? लेट्स रीड इट। एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/14 to take over the business of DEF and company from 1/1/14. Agreed? तो बेटा जी 1/1/14 को हमने क्या किया? उनको एक्वायर किया। बट बेटा जी इनकॉर्पोरेट कब किया? 1 मई। सो कैन आई नॉट से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल? शुड आई टेक मे? नो। सो हाउ मेनी मंथ्स? 4 months इज प्री। अब ईयर एंड ढूंढो। 31 दिसंबर, तो चलो ठीक है 12 महीने का ही है, इधर से इधर तक का 12 महीने का ही पीरियड हुआ ना। सो बेटा जी प्री में कितने गए? 4 महीने। पोस्ट में कितने गए? 8 महीने। जिनको चाहिए मैं बता दूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 months. Say yes or no. Can we now go ahead? All right, so go ahead. The summarized P&L account as given by ABC Limited for the year ending 31st December 14 is as under. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जीपी कौन सा रेशो? सेल्स रेशो। तो लिख दो एसआर, हम निकालेंगे ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रेशो। रेंट एंड टैक्सेस, टाइम रेशो। सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, सैलरी जनरली कौन सा इसमें जाता है? टाइम रेशो। तो हमने लिखा टाइम। नहीं, आगे का हमें पता नहीं वो क्या है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसा। प्रॉब्लम को पढ़ना कैसे, दिमाग में पॉइंट्स कैसे आना। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रेशो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पोस्ट। सेल्स कमीशन, टाइम नहीं नलायक, सेल्स रेशो। बैड डेट्स, सेल्स रेशो। अंडर राइटिंग कमीशन, पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट। कंपनी अभी बन रही ना गुड़िया, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होता है? जब कंपनी बनती है। पोस्ट। ऑडिट फीस, अजम्पशन। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, पोस्ट। टैक्स ऑडिट फीस, टर्नओवर। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस मतलब जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, पोस्ट। और अगर ये बोला तुमने कौन सा? टैक्स ऑडिट, तो कौन सा? टर्नओवर रेशियो। ओके, सो कैन आई नॉट राइट डाउन ऑडिट फीस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन? ऑन अजम्पशन बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पेंडिंग करता हूं, पी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करता हूं, पी। नेट प्रॉफिट तो हम निकालेंगे, तो इसको इग्नोर करते हैं। क्या ये बात समझ आई? अब थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैं जब भी प्रॉब्लम पढ़ूंगा तो ऐसे ही करते जाऊंगा कि पहले कौन सा कहां जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि हमको और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले और जिसकी वजह से हमने जो ऊपर क्लासिफाई किया था वो कैंसिल कर हमें उसे चेंज करना पड़े। से यस। सो देखो क्या क्या लिखा है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग allocation of expense and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering following information. क्या क्या बोला है? Prepare statement showing what? Allocation of expense and calculations of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering the following information. Say yes or no? Yes. अब बेटा जी first, GP ratio is constant थ्रू आउट द ईयर। मतलब जीपी रेशियो चेंज नहीं हुआ तभी सेल्स रेशियो पर हम जीपी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब लिख लीजिए, सेल्स रेशियो कैन बी अप्लाइड। इस लाइन का और ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। सेल्स रेशियो कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द जीपी, इसका इतना ही मीनिंग है। कैन आई नॉट गो अहेड? ओके। सेल्स फॉर जैन एंड अक्टूबर were 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sale. जनवरी का कितना था? 1.5 times of the average। और अक्टूबर का कितना था? 1.5 times of the average। और बेटा जी दिसंबर का कितना था? twice the average। कुछ नहीं, सेल्स रेशियो निकालने के लिए काम आएगा। हाँ नहीं, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ। थर्ड, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर सेल मेड इन जुलाई 2011। मुझे ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, मुझे सिर्फ लाइन का मीनिंग समझाते जाना, हम आगे जाएंगे। पहली लाइन, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट। इस लाइन का मीनिंग बताओ।
इस लाइन का मीनिंग क्या है? बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग। आफ्टर एडजस्टिंग मतलब कुछ इंपैक्ट जाने के बाद का फिगर दिया हुआ है। मतलब ये जो बैड डेट्स है इसमें कुछ तो एडजस्ट किया हुआ है, ऐड नहीं किया हुआ, लेस किया हुआ है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं बैड डेट्स को कौन सा बैलेंस? डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस में एडजस्ट किया क्रेडिट बैलेंस, तो लेस किया, ऐड नहीं। एग्रीड? अब हम दो एंट्रीज करते हैं। क्या एंट्रीज हुई मैं बताता हूं आपको, प्रॉब्लम क्या बोलने की कोशिश कर रही। बैड डेट्स टू डेटर्स, ये एंट्री हुई, हाँ नहीं? और एक एंट्री हो गई, कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बट बेटा जी ये बैड डेट्स रिकवर्ड हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इसको P&L क्रेडिट में करना होता है सही में, हाँ या नहीं? ये सही तरीका है, बट ये गलत चला गया। हमने एंट्री क्या कर दी? बैड डेट्स रिकवर्ड टू व्हाट? बैड डेट्स। मतलब हमने जो बैड डेट्स को डेबिट बैलेंस है वो मैंने क्रेडिट कर कर लिखा है। से यस। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। से यस और नो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ये वाला जो बैड डेट्स दिख रहा है 91,000, ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि इसमें एक फिगर लेस होकर मिला है, ये आफ्टर एडजस्टिंग है। 7,500 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो बेटा जी पहले इसको करेक्ट करते हैं। 91,000 प्लस 7,500 तो कितना आ जाएगा? 98,500। 7,000 चौली 98,000 आएगा ये, तो ये 98,000 है। जब मैं इधर 98,000 लिखता हूं तो मुझे इधर भी तो लिखना पड़ेगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। याद होगा ना बचपन में बैड डेट्स रिकवर्ड कहां जाते थे? P&L क्रेडिट साइड। वो एडजस्ट करना कभी नहीं सिखाया, उस नालायक ने एडजस्ट करके दिया है। बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है? डू यू ऑल अप्रिशिएट 7,000? यस। क्या आपको समझ में आया? जो आपको फिगर दिया हुआ है वो फिगर 91,000 गलत है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट के बाद का है। तो हमने पूछा सही बैड डेट्स कितना है, तो हमने उसमें 7,000 ऐड कर दिया, 98,000 हुआ। अब जो दूसरा वाला बैड डेट्स रिकवर्ड वो क्रेडिट साइड में तो आएगा ना, इंपैक्ट देना पड़ेगा। अब ये बैड डेट्स रिकॉर्ड कौन से वर्ष से ताल्लुकात रखता है? हमने किसी जमाने में उसको राइट ऑफ किया होगा और अभी वो रिकवर हो रहा है। मतलब हमने बोला किसी जमाने में कि नहीं आ रहा पैसा, कैंसिल करो, और अभी वो रिकवर हो रहा है। कौन से महीने का था? जुलाई 2011। हम कौन से ईयर में? 14 में। बेटा जुलाई 2011 का अगर कोई आइटम रिकवर हुआ है तो ये किस में जाएगा? प्री या पोस्ट? रिकवर करंट ईयर में हुआ है, बट ताल्लुकात किससे रखता है? प्री। सो कैन आई नॉट से इट विल गो इन प्री? यस। तो एक आइटम बढ़ा और वो कहां जाएगा? प्री में। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, फोर्थ एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ देख लेते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 14। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन अप्रैल 14। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट जो मिला वो सिर्फ अप्रैल तक ही मिला, है नहीं? अब समझना, सेल करने के बाद में थोड़ी ना इंटरेस्ट का मीटर चालू रहेगा। सेल हो गया, इंटरेस्ट बंद। तो बेटा जी अब मुझे बताओ अपना कौन सा पीरियड है इनकॉर्पोरेशन का? फर्स्ट में। तो ये तो अप्रैल में ही बिक गया भाई। सो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किधर चला जाएगा? प्री। आपसे और एक प्रश्न पूछूं? पूछ लूं? जो लॉस है डेबिट साइड में वो भी कब हुआ फिर? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री में ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमने कब बेचा? अप्रैल में, और अप्रैल वाला पीरियड कौन सा था? प्री। से यस। यस, एग्रीड। अब बेटा जी ये वाली जो एडजस्टमेंट है, मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज्ड, यू नीड टू गिव मी सम टाइम, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट लेटर ऑन। इज दैट ओके? यस। मतलब हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब मैं बता दूंगा, क्योंकि उधर लिखते लिखते सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा मुझे। सो क्या हम इसका बनाना शुरू करेंगे? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू राइट डाउन द आंसर। फॉर्मेट में थोड़ा सा भूल रहा हूं, आपको अगर याद आ रहा होगा तो बता दो। क्या फॉर्मेट है? ऐसा पहले क्या लिखोगे नालायको? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, incorporation period and post incorporation period.
बेटा मैं एक छोटा सा अजम्पशन बना रहा हूं, एक छोटा सा अजम्पशन बना रहा हूं कि आपका ग्रुप 1 का अकाउंटिंग थोड़ा बहुत आपका हुआ है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा कि कंपनी फाइनल अकाउंट में आपका पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट वर्टिकल है। कंपनी फाइनल अकाउंट में आपका पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट वर्टिकल है, मतलब पहले आप लिखते हो इनकम और फिर आप लिखते हो एक्सपेंस। ठीक है, अभी इनकम आपकी कौन सी आपको सारी पता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसे क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और क्या है बैड डेट्स रिकवर्ड। सो यू विल बी राइटिंग डाउन दिस इनकम लाइक दिस, और प्री पोस्ट, और इधर आएगा बेसिस और टोटल। सुन लो, घाई मत करो, टोटल, और फिर ये ऐसा कॉलम बनेगा, फिर इधर आपकी टोटल इनकम आ जाएगी और इधर एक्सपेंसेस आएंगे और इधर आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और फिर ये ए माइनस बी, अगर इनकम ज्यादा रही प्री की तो कहां चला जाएगा सीआर, और जो कम रही तो कहां चला जाएगा गुडविल, और जो करंट ईयर का है वो तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस। तो मॉड्यूल अब जो फॉर्मेट फॉलो कर रही है वो ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रही है, बट हम शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बना रही है, तो चिंता मत करना अगर तुमने टी शेप भी बनाया। बट अगर परफेक्टली मॉड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो मॉड्यूल कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रही है अभी, वर्टिकल। तो हम क्यों इतना रिस्क ले, हम क्यों हमारे मार्क्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करें, जब फॉर्मेट हार्डा करने की जगह पे सिर्फ वर्टिकल ही करना है तो कर लेंगे हम, कहां दिक्कत है। तो मैं आपको सिर्फ लिए चल रहा हूं ये बताने के लिए जो कि मैं बोल रहा हूं वो आपको क्लिक हो जाए। जस्ट गिव मी अ व्हाइल। मतलब अगर कंफर्म होके बच्चा मेरा आगे बढ़े ना तो फिर चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान होती है। आप देख रहे हो इधर उनका करने का तरीका सिंपल है कि उन्होंने वर्टिकल बेसिस पर किया है। आप देख पा रहे हो इधर दे हैव डन इट इन अ वर्टिकल बेसिस, और मैं खुद चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी करूंगा अभी वो वर्टिकल बेसिस पर ही करूं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो फॉर्मेट में थोड़ा सा हमें चेंज कर करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपने पूरे इनकम्स और आइटम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो शायद ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सारे इनकम और एक्सपेंस, जैसे मैंने क्रेडिट साइड में बैड डेट्स रिकवर्ड याद से लिखा ताकि मुझे याद रहेगा कि वो इनकम में आएगा, ठीक है ना। शैल वी स्टार्ट बेटा? यस। सो बेटा जी ये था, अभी मैंने ये लिख दिया स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आई होप आपने भी लिखा होगा। नाउ राइट डाउन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर क्या करेंगे पर्टिकुलर्स के बाद टोटल, फिर बेसिस, और फिर लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और क्या लिखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। Do you all appreciate? Yes. पहला वाला आइटम क्या लिखेंगे? पहला वाला आइटम क्या लिखेंगे? इनकम। एग्रीड? सो शैल आई स्टार्ट? ओके, सो इनकम हेडिंग लिखिए। इनकम में पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। बेटा पहले बिंदास होकर टोटल लिख दीजिए, ये सेल्स है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट। आप इनकम ना भी लिखो, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट लिखो तो भी ठीक है। तो पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,64,000, सही है। फिर उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ बेटा कितना है, 36,000। फिर हमने लिखा बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 7,000। आपको इसके नीचे इसकी टोटल लेनी है, और मेरे हिसाब से वो टोटल आनी चाहिए 1,17,000, वही है ना। सॉरी 11,07,000, ओह सॉरी 11,07,000। अब ये सही है बेटा।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर शुरू कर देंगे क्या एक्सपेंसेस में। पहले मैं टोटल कॉलम ही कंप्लीट कर रहा हूं। एक्सपेंसेस में पहला रेंट 90,000, फिर सैलरीज, ओके, कितना 3,31,000, फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड विल बी हाउ मच 14,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना लिखोगे बेटा जी 18,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25,000। फिर सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन कितना आएगा 30,800। फिर बैड डेट्स 98,000। बैड डेट्स के बाद बेटा बैड डेट्स 91 नहीं लिखना है, 98 लिखना है ध्यान से। फिर बैड डेट्स के बाद अंडर राइटिंग कमीशन, underwriting commission that will turn out to how much 26,000। फिर preliminary expenses, preliminary expenses कितना है बेटा जी 28,000। फिर ऑडिट फीस 45,000। फिर लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल विल बी हाउ मच 11,200। डोंट बी इन हरी, फर्स्ट अच्छे से लिखकर रेडी कर दीजिए। अब बेटा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक 4 लाइन छोड़ दीजिए इसके नीचे एंड राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 एक बार ये हो जाए तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपको करना है। वर्किंग नोट नंबर 1 में आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी टाइम रेशियो। ये एग्जाम में करना कंपलसरी है, टाइम रेशियो एग्जाम में करना कंपलसरी है। ओके, सो टाइम रेशियो में कैसे निकालूंगा लिख दीजिए। टाइम रेशियो इज इक्वल टू प्री पीरियड, प्री पीरियड 1 Jan 14 to 1 May 14, हाउ मेनी मंथ्स 4 मंथ्स। और दूसरा वाला पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड कब से कब तक, कब से कब तक बताओ ना 1/5/14 to 12/14, ये कितना महीना आएगा 8 month। So pre and post period, have you understood? Yes. So beta what is the ratio? Very good. So you can say 1:2। अब बेटा ये समझने भर की बात है, इजी है, बट आपको समझना है कि प्रेजेंटेशन करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे ये। डन। अब गुड़िया नेक्स्ट सेल्स रेशियो, वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशियो। हाँ गुड़िया, फर्स्ट में लिख दे, 30 अप्रैल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 30 अप्रैल लिख दे। ये 1 मई की जगह 30 अप्रैल। हाँ मैं समझ रहा हूँ तू मैथ्स बैकग्राउंड से है और तुझे एक एक दिन मैटर करता है, बट ठीक है, वो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई वो 30 अप्रैल है, और 30 ऐसे ही लिखा जाता है, चॉइस तेरा, लिख दे 30 अप्रैल, ठीक है। वो MSc मैथ्स है भाई। अभी सेल्स रेशियो करते हैं, सेल्स रेशियो करते हैं। सेल्स रेशियो में कैसे आएगा, कहाँ से क्या क्या करना है भाई, जैन और अक्टूबर में अलग है। सो अभी अपन क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी चिंता मत करो, एग्जामिनर को मंथ्स के नेम पता है, तो ऐसा लिख सकते हो। मतलब कुछ बच्चे पूछेंगे शॉर्टकट ऐसा मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैन में कोई बदलाव नहीं है, नहीं है जी, 1.5, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1,
1.5, नवंबर 1 और दिसंबर कितना है 2। अब अपना जो प्री पीरियड है वो इतना है क्या, और जो पोस्ट पीरियड है वो इतना है क्या, काउंटिंग कर लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिलेगा, ये है 4.5 इज टू, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6.5 7.5 एंड व्हाट 9.5। सो अगर इसको और इजीली करना है तो मैं लिख सकता हूं क्या 9:19। बोल थोड़ा सा मैथ्स बोला कि ऐसे खर 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 9.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 9:19। चॉइस इज योर्स, तुम 4.5:9.5 भी बोल सकते हो। कर लिया क्या पांडे जी? बस अब और क्या है, अब एक दूसरी बात मुझे ये बताओ। हाँ बेटा रुक उसके आगे हमको क्या लेना है, प्लीज टेक अप सैलरीज, वर्किंग नोट नंबर 3। मैंने कहा था कि सैलरी के बारे में मैं आपको ओरली बताऊंगा और आपका हो जाएगा। सो लिख दीजिए सैलरी, मैनेजर्स, सॉरी सैलरी, टोटल सैलरी कितना है, सैलरी कितना है 3,31,000। अभी पेन डाउन पेन डाउन पेन डाउन, ठीक है। उसमें जो पहली लाइन क्या बोला, इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो क्या मैं इसको 2 हिस्सों में बांट सकता हूं क्या, ये मैनेजर की सैलरी इतनी है, कितनी बोलोगे 85। सो अदर सैलरी कितनी है, अदर 2,46,000। कोई डाउट है तो मुझे बता दो। कुछ नहीं किया भाई, जो बोला है उसको डिवाइड किया। अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजर सैलरी, अदर की सैलरी नहीं, किसकी किसकी, मैनेजर की सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1/5/2014। क्या मैं आपसे इतनी सी बात बोल सकता हूं क्या कि इसमें 2 हिस्से होंगे। जैसे मैंने ऐसे बोला बेटा कि हमारा रेंट है ना इंक्रीज हो गया 2,000 रुपए से, इंक्रीज मतलब एडिशनल 2,000, मतलब अगर पहले 10 था तो अभी 12 हो गया। ऐसे गधे के जैसे नहीं बात बोलने का कि अभी 2,000 हो गया। तुम्हें समझ आ रही बात, इंक्रीज्ड बाय 2,000 मतलब जो पहले का बेस था उस बेस के ऊपर कितना गया 2,000। अब जो बेस के ऊपर जो चेंज हुआ है वो कब से हुआ, एडिशनल कब से दे रहे हो, फर्स्ट में से आगे दे रहे हो। 110% पोस्ट है, बट क्या पोस्ट में उतना ही दे रहे हो कि ये सिर्फ एडिशनल वाला पार्ट निकला है, एडिशनल वाला, अरे करते क्या है। जैसे मैंने बोला कि हमारा रेंट इंक्रीज हो गया बाय 2,000 रुपीज, बाय 2,000 मतलब आगे 2,000 रुपए से बढ़ गया है, बट बेस अभी भी देना पड़ रहा है। मतलब पहले बेस 10 था तो अब 12 देना पड़ रहा है। सो कुल मिलाकर एडिशनल मैंने लिखा, एडिशनल का मतलब समझते हो ना, बेस के ऊपर। तो कैन आई नॉट से इट विल बी हाउ मच 2,000 इंटू हाउ मच 8, कितना आएगा 16,000। ये तो 110% पोस्ट है। हैप्पी? अब घाई मत करो, मुझे बताओ फिर नॉर्मल कितना था, नॉर्मल सैलरी पूरे 12 महीने का 85 माइनस 16, 85 माइनस 16 बोलो 69,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस बेटा जी 69,000 पूरा प्री में, बोलो हाँ, बोलो पूरा प्री में 69,000 पूरे साल का मिल रहा है। एडिशनल को निकाल दिया तो बेस मिल गया। अब ये कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में। और टाइम रेशियो में अगर मैं डालूं तो प्री में कितना जाएगा और पोस्ट में कितना जाएगा। सो लो कैलकुलेटर पर इन व्हाट रेशियो, टाइम रेशियो इज व्हाट 1:2। 69,000 को 1:2 में डालो बेटा, 23,000 और 46,000। एग्रीड? तो देखो मैंने पहले क्या करना है, तुमको समझ में आ रहा है, पहले सैलरी को 2 हिस्सों में डाला, मैनेजर का कितना, राइट, मैनेजर का 85, फिर मैनेजर में झोले तो एडिशनल कितना, पहले एडिशनल दिया, फिर क्या मिला बेस, बेस जाएगा टाइम रेशियो में, उसमें प्री आया पोस्ट आया, तो पोस्ट में एक्चुअली ये 2 फिगर जाएंगे मैनेजर के, है नहीं, और प्री में कितना जाएगा 23,000। अगर तुम्हारी बुद्धि सही जगह पे है तो इसके 2 हिस्से, और वो कौन से 2 हिस्से होंगे, प्री एंड पोस्ट, और कौन सा रेशियो जाएगा बेटा, टाइम रेशियो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो कैन आई नॉट से 2,46,000 in what ratio my dear friends, 1:2? Please tell me 82,000 and
दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स इट। सो ये लिखेंगे प्री पोस्ट, तो कुल मिलाकर प्री में जाएगा 82,000, पोस्ट में जाएगा 164 प्लस 46 प्लस 16, से यस और नो। और प्री में कितना जाएगा 82 प्लस 23,000, बोलो हाँ या ना। तो पहले एक बार ये चार्ट बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी क्विक, बी वेरी क्विक। हाँ, लेथार्जिकनेस से बैठ के किया ना तो याद रख लेना, काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। हाँ गुड़िया, नहीं दिया होगा तो टाइम रेशियो है ना बेटा। अगर इधर बोला है मैनेजर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय सो मच, अगर नहीं दिया तो टाइम रेशियो जो टोटल सैलरी। किसने बोला ये? नहीं ऐसा, ये किसने बोला? हमारा संतोष हमारा मैनेजर है, मतलब ये कंपनी नहीं है, हम प्रोपराइटर है, फिर भी मेरा मैनेजर है वो संतोष। तो ऐसा ये बात सोचना तो गलत है ना कि मैनेजर सिर्फ कंपनी में होता है, ऐसा नहीं, हमारे प्रोपराइटर में भी मैनेजर होते हैं, है कि नहीं रे संतोष? हाँ देखो, डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में होता है, मैनेजर तो हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अमाउंट बता दूं, ये कैसे जाएगा। प्री में जाएगा 82,000 प्लस 23,000, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है? 1,05,000, दैट्स करेक्ट बेटा। और बेटा जी पोस्ट में कितना जाएगा? 1,64,000 प्लस 46,000 प्लस 16,000, 2,26,000। अगर इन दोनों की टोटल ले लोगे 1,05,000 प्लस 2,26,000, सो दिस विल मैच विथ 3,31,000। Are you okay? So can we now do it? All right. So please come down. अब बेटा जी जीपी के लिए कौन सा बेसिस लेना है? सेल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो सेल्स बेसिस क्या है? 9:19। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो पूरा का पूरा प्री में ही है, और बैड डेट्स रिकॉर्ड भी पूरा का पूरा प्री में है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। संतोष कैलकुलेटर नहीं रखा क्या रे? किसी के पास 2 कैलकुलेटर है? क्या वाहियात बात पूछते हो सर, ऐसा कौन करता है? रहने दे अभी, चलो लूं 10,64,000। हाँ ले जाइए। 10,64,000 डिवाइड बाय 9:19, सो डिवाइड बाय कितने से करोगे? 28 इंटू 9 कितना आएगा बेटा? 3,42,000। और ये कितना आएगा बेटा जी? 7,22,000। और ये तो सारे प्री में ही है, सो ये 36,000 और ये 7,000। बेटा लगे हाथों टोटल ले लो, 3,85,000, 7,22,000। अरे एक लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना भूल गए हम, एक लास्ट। ऑडिट फीस इज रिलेटेड टू व्हाट? कंपनी। एक लाइन पढ़ना पड़ता है, एंटायर ऑडिट फीस रिलेट्स टू कंपनी, तो कहां जाएगा? पोस्ट में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है देखो। सो बेटा जी रेंट, अभी कौन सा रेशियो जाएगा? रेंट टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या है बेटा जी? हाँ बेटा 1:2। सो बेटा जी ये मेरे हिसाब से जाएगा 30,000 और 60,000, सही है ना? सैलरीज बेटा जी मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, वर्किंग नोट नंबर 3। बताओ सैलरी कितना आएगा? 1,05,000 प्री, और पोस्ट 2,26,000। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कैरेज आउटवर्ड बेटा कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स
राइट। सेल्स रेशियो मेरे हिसाब से 9:19 है। 4,500, 9,500, agreed. Post 18,000 I should distribute it in what ratio? 1:2. So beta ji, it will be how much? 6,000 and 12,000. 25,000 will be only in post because it is a debenture. So I will write down 25,000. Then boys and girls, 30,800. It is in the sales ratio. 9:19. 9,900. 20,000. That's again correct. Bad debts 98,000. What is the ratio? 9:19. It is 31,500 and 66,500. That's correct. Underwriting commission will be post. So it will be 26,000. Similarly, preliminary expenses will be post. It will be what? 28,000. And audit fees will be post. Why? Because it is given in adjustment. So it will be how much? 45,000. Do you all appreciate? Yes. And loss on sale of investment. किस में जाएगा? Pre. Why pre? Because investments were sold on 30th April. So हम लिखेंगे इसको pre में, और कितना आएगा? 11,200. Boys and girls, you are now requested to take up the total of expense. बिल्कुल सही बताया, 1,98,100 फॉर प्री। यस और नो? और पोस्ट का कितना आएगा? दैट इज 60 प्लस 2,26,000 प्लस 9,500 प्लस 12,000 प्लस 25,000 प्लस 20,900 प्लस 66,500 प्लस 26,000 प्लस 28,000 प्लस 45,000. It turns out to how much, my dear friend? 5,18,900. All right, this is total B. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, इन दोनों की टोटल इधर आ जाएगी ना? 7,17,000. ये इधर एक्सपेंस की टोटल आ जाएगी, बराबर ना? ओके, अगर आपका हो जाए तो मुझे बता देना। डन? अब अपने दिल से पूछो कि 3,85,000 माइनस 198,100 तो प्रॉफिट है, तो वो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व। तो लिखिए कैपिटल रिजर्व। गुडविल नहीं आएगा, प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल रिजर्व। चाहिए तो ब्रेकअप भी दे दीजिए। ब्रेकअप कैसा आएगा? 3,85,000 माइनस 1,98,100. कैन आई नॉट हैव द फिगर? 186,900. And what about the other one? इसका प्रॉफिट है कि लॉस है? 7,22,000 माइनस 5,18,900. तो हम क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शैल बी, इफ यू वांट टू गिव द ब्रेकअप, इट वुड बी 7,22,000 माइनस 5,18,900. कितना है? 2,03,100. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। वो टोटल कॉलम में अगर आप चाहो, नहीं टोटल में लिखने की जरूरत नहीं है, वही रहेगी टोटल। समझे आप? ये हुआ बेटा? देख लीजिए बेटा, ऐसे ही नेट प्रॉफिट आपने कितना बताया था मुझे? 2,03,100, और ये 186,900 ये कहां जाना चाहिए? CR, कैपिटल रिजर्व। डन डना डन? ओके फेलो फ्रेंड्स, इसके आगे का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट करते हैं। आज बैच भी लेट हुई शुरू।
ठीक है, आई एम येट टू डू द लंच. ओके, सो मे बी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. हाँ मैं बताता हूँ, आज का सेशन तो अभी इधर कंप्लीट करते हैं. इज दैट ओके? ऑलराइट, थैंक यू सो मच.